हम में से हर कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम जब भी अपनी पोज़ीशन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि आज हमने अगर कुछ बाय किया तो उसकी प्राइस उसी दिन या तो उसके दूसरे दिन गिर जाती है। अगर हम कुछ सेल करते हैं तो उसकी प्राइस उसी दिन या उसके 2-3 दिन बाद बढ़ जाती है। एंड दैट इज़ बिकॉज़ 99% ऑफ द पीपल एक ही साइकोलॉजी से काम करते हैं। इस साइकोलॉजी को बीट करने के लिए ट्रेडिंग के बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिक्स सिखाएँगे फ्रॉम एन एक्सपर्ट सुमनेश अलोटकर, जो बहुत टाइम से हमारे साथ है कॉइन क्रंच पे। सुमनेश विल टेक अस थ्रू एक एक स्टेप जो ट्रेडिंग का होता है, चार्ट्स क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस इंडिकेटर का क्या मतलब निकलता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस ग्रैन्युलर लेवल बेसिक्स के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे। इस एपिसोड में हम लोग ये सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट टेकिंग नोट्स, क्योंकि सुमनेश बहुत ज्यादा हैवी ज्ञान देने वाला है इस एपिसोड में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक आवर स्पॉन्सर सेंटिनल, जिनके बारे में हम इस एपिसोड के बीच में बात करेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या है। इट्स अ वीपीएन सर्विस, बट इंटरेस्टिंग चीजें क्या है उसके बारे में। सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey Sumnesh, how are you doing? And thank you यार for taking out time हमें हम जैसे noobs को trading के basics सिखाने के लिए। नहीं How are नहीं you? ऐसा भी नहीं, आई एम डूइंग गुड। पर आप एकदम नूब नहीं हो, आप लोग थोड़ा तो जानते हो, बट हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि Learning बहुत from the इम्पोर्टेंट best. है। हाँ भाई। Okay. तो So basics राइट, of trading by Sumnesh with Sumnesh. Let's start. ठीक है। सो हम ना सबसे पहले आई थिंक कि ट्रेडिंग वगैरह के बारे में तो हम बात करेंगे एंड ऑल दैट। यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस होता है बाकी सब मार्केट से, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट वगैरह से। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट यू नो टिपिकल फीचर, मतलब ये बाकी सब मार्केट्स में नहीं होता है। वो ये है कि बीटीसी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मार्केट वाइड सेंटिमेंट डिसाइड करती है, राइट। सो मार्केट इज बीटीसी डोमिनेंट, मतलब कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप देखो तो हजार, मतलब अब तो 10,000 के पार है, और बहुत सारे एक्सचेंजेस है, राइट। उन पे हर एक्सचेंज पे बहुत सारे, मतलब 500 700 हजार क्रिप्टो करेंसीज भी ट्रेड होती है किसी किसी एक्सचेंज पे। बट उन सब के जो मेजरली मतलब मूवमेंट है वो डिटरमाइन होते हैं बीटीसी से। सो बीटीसी अगर बुलिश है तो मार्केट उससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी सब मार्केट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाकी सब मार्केट में उतना बड़ा शेयर किसी एक पर्टिकुलर, मतलब उसका, जैसे स्टॉक मार्केट में एक कोई शेयर नहीं है जिसका ऐसा वो है, वैसा यहाँ पे है। मतलब बीटीसी हमेशा 40 से 60% होता है मार्केट के डोमिनेंस का। मतलब मार्केट में जो भी पैसा लगा है 40 से 60% बीटीसी में लगा है, एंड दैट्स व्हाई वो बहुत जरूरी। मतलब आप जब ट्रेडिंग करो तो जो कॉइन या क्रिप्टो आप ट्रेड कर रहे हो उसके साथ साथ आपको बीटीसी को भी देखना ही पड़ेगा, मतलब वरना आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, राइट। सो पहली बात वो है। दूसरी बात यहाँ की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वोलेटिलिटी को अगर हम, मतलब एक काफी ऐसा हैवी सा वर्ड लगता है, पर इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो हमने सबने स्कूल में, आई थिंक 7th या 8th क्लास में, पता नहीं कौन सी क्लास में, पर मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, ये नाम सुना हुआ है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब कि जो एवरेज है उससे दोनों साइड कितना ज्यादा वेरिएशन है। मतलब अगर कोई एवरेज है उससे ऊपर कितना ज्यादा, कहां तक जाता है, और नीचे कितना ज्यादा, राइट। सो वो जो स्टैंडर्ड डिविएशन को ही मतलब ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी बोलते हैं, अगर मैथमेटिकली हम देखें तो सिंपली पुट कि अगर 100 रुपए का है तो 100 से ऊपर कितना गया, 120 तक गया कि 130, और नीचे कितना है। तो दोनों साइड जो चॉपीनेस है, जो वाइल्ड मूवमेंट्स है दोनों साइड, उनको वोलेटिलिटी बोलते हैं। अगर अब बहुत ही मैं ब्रेक डाउन करके बताऊं तो क्रिप्टो मार्केट में बाकी सबसे ज्यादा होता है। मतलब आपको यहाँ पे जो एक दिन में मूवमेंट मिलती है, कई बार स्टॉक मार्केट में, करेंसी मार्केट में उतना महीने भर में भी नहीं मिलती है। आप बात कर रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी और बुरी दोनों बात है। अच्छी इसलिए क्योंकि हम एज अ ट्रेडर, मतलब लिटरली वी लुक फॉर वोलेटिलिटी। मतलब हमें तो चाहिए ना कि छोटे टाइम में बड़ा मूवमेंट आए, राइट। मतलब हम तो ट्रेड ही इसलिए करते हैं कि भाई छोटे टाइम में अगर बड़ा मूवमेंट आए तो हम फट से पैसे बना सकते हैं, राइट। मतलब ट्रेडर का काम ही है। पर वही तो नशा खराब है। बात, हाँ वही तो है, एग्जैक्टली, राइट। सो एज अ ट्रेडर यू वांट मोर वोलेटिलिटी, दैट्स व्हाट यू वांट, एंड दैट्स व्हाई क्रिप्टो मार्केट जो है ना वो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बाय डिफॉल्ट होती है। मतलब जैसे बाकी मार्केट्स में क्या होता है, वोलेटिलिटी इतनी कम होती है कि लोग उस पर बहुत सारे फिर अलग अलग मतलब ऑप्शंस करते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा बना पाए। यहाँ पे अपने आप में स्पॉट मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है। खराब बात यह है कि जो बिगनर है उनको वो वोलेटिलिटी हैंडल करने में दिक्कत जाती है, और फिर उनके लॉस वगैरह बड़े हो सकते हैं। तो इसे वो ना हो, इसीलिए हम ये कर रहे हैं बेसिकली।
तो आपका जो आप समझो तो एक लाइन में आइडिया ये है इस पूरे आप जो महीने भर का आपको बताने वाले ज्ञान उसमें कि वोलेटिलिटी हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो दैट इज दैट, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो मार्केट में बाकी से ज्यादा होती है। हो गया। तीसरी बात है कि ट्रेड जो होता है वो 24/7 365 डेज होता है। मतलब एक्सचेंजेस अपने अपने लेवल पे मेंटेनेंस वगैरह या कुछ के लिए बंद, मतलब हो सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए बंद हो फिर वापस चालू हो, पर जो बिटकॉइन एज अ वो है, मतलब एज एन एसेट है, वो पूरे टाइम ट्रेड होता है, वो कभी बंद नहीं होता। मतलब एक नहीं तो दूसरे एक्सचेंज पे हमेशा ट्रेडिंग चल रही है। अब इसकी अच्छी बात ये है कि आपको जैसे स्टॉक मार्केट में अब आप जॉब करते हो तो आपको यार 9:15 से 3:30 नहीं मिल सकता टाइम, राइट, मतलब हर किसी को नहीं मिलता है, तो आप फिर ट्रेड नहीं कर सकते। पर यहाँ पे आप आराम से रात को आके अपना जॉब वॉब खत्म करके, मतलब आफ्टर योर ऑफिस आवर्स भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज कि स्टॉक मार्केट में गैप अप गैप डाउन वगैरह होते हैं। मतलब आज मार्केट बंद हुआ 3:30, उसके बाद कुछ न्यूज आई और अगले दिन मार्केट बहुत ऊपर ही खुल गया, मतलब बीच में कुछ ट्रेडिंग ही नहीं हुई, सीधा ऊपर खुल गया या नीचे खुल गया, तो आपको लॉस प्रॉफिट हो सकता है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो मार्केट के बाद हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो पूरे टाइम मार्केट चलता है, कुछ न्यूज आएगी भी तो आप उसको, वो लाइव मार्केट में आएगी तो आप बचा सकते हो, राइट, दैट इज दैट। एंड द लास्ट थिंग इज ये बहुत साइक्लिकल है। मतलब कि जो साइकिल अगर समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे काम आएगा, इसलिए 1 मिनट ले लेते हैं। साइक्लिकल साइकिल्स क्या होती है, मार्केट साइकिल समझने। तो ये समझो कि बिटकॉइन जैसे 2017 बुल रन बोलते हैं हम, या भी 2021 बुल रन चल रहा है, ऐसा सब बोलते हैं, राइट। तो वो बुल रन की मतलब बुल साइकिल, मतलब ये कि प्राइस अपने पिछले हाई से नया हाई बना के वापस नीचे आके और पूरा जो नया हाई, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हाईएस्ट प्राइस तक गया, फिर लोएस्ट तक नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जो हाई पूरा जो एक ऐसा बन जाता है, उसको हम मार्केट साइकिल बोलते हैं कि भाई फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, उसमें हाईएस्ट प्राइस से वापस लोएस्ट और फिर नया हाई बनाने में कितना टाइम लगा, राइट। सो स्टॉक मार्केट की जो मार्केट साइकिल्स होती है वो 4-5 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है। गोल्ड तो 15-15 साल की भी साइकिल्स होती है गोल्ड में, पर क्रिप्टो में कुछ महीने की साइकिल से लेकर ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल। सो मतलब बिटकॉइन आया ही 2009 में, राइट, तब से अभी तक 11-12 साल में हमने बहुत सारी साइकिल्स देखी, 4-5 साइकिल्स तो देखी है, तो 2-2.5 साल का एवरेज है बेसिकली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप अरे यार पैसे लगाया बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ना होगा तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, और नहीं तो फिर भरोसा नहीं कि बढ़ेगा, राइट। सो यू हैव टू बी वो साइकिल्स में, मतलब आपको पूरे टाइम ऐसे भागना दौड़ना पड़ता है बेसिकली, राइट। सो वो ये क्रिप्टो की बहुत जरूरी बात है जो आपको ट्रेडिंग करने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मतलब वैसे तो ये पूरा ट्रेडिंग के बारे में जो पूरा है, पर मतलब अगर आपको क्रिप्टो में पैसे बनाने तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग के सिवाय, ट्रेडिंग के बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे, ट्रेडिंग के सिवाय तो एक तो इन्वेस्टिंग होती है कि भाई जो मार्केट साइकिल्स की मैंने बात करी, उसको आप टाइम मत करो। मतलब ट्रेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एसेंशियली बोल रहे हैं कि यार हम ये मार्केट साइकिल के हिसाब से समझेंगे और फिर एक छोट कम प्राइस पे बाय करके और ऊपर बेचेंगे, वैसा सब। इन्वेस्टर ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ये मार्केट साइकिल वाइकल से मतलब नहीं, मेरे को कोई प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी या उनका जो भी वो यूज केस है, जो भी वो काम करते हैं, उनकी टीम, कुछ भी जो भी रीजन से आपने इन्वेस्ट किया है वो अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं ऐसा होप करता हूँ, मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि लॉन्ग टर्म में आज से 5 साल 10 साल बाद बहुत अच्छा मतलब रिटर्न देगा। तो आप उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके और छोड़ देते हो, मतलब होल्ड करके रख देते हो, आप मार्केट के टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं, राइट। दूसरा होता है आईसीओ, आईईओ, आईडीओ, ये सब जो प्राइमरी मार्केट्स होते हैं। मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ होता है कि पहली बार ट्रेडिंग शुरू होने के पहले, लिस्ट होने के पहले आप अगर को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें तो शुरू में एंट्री ले लेना चाहिए ट्रेडिंग शुरू होने से पहले, तो आप उसमें कर सकते हो। तो बहुत सारे उसके मतलब वेरिएंट्स आ गए अब तो यहाँ, आईडीओ, आईओ, आईसीओ, बहुत सारे। पर वो बेसिकली प्राइमरी मार्केट है कि आप डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट है उससे उसके टोकन्स खरीदते हो एक फिक्स प्राइस पे जो वो डिसाइड करते हैं, और फिर जब वो लिस्ट होते हैं तो आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इसको करते हो कि आपको लगता है कि जब ट्रेडिंग शुरू होगी एक्सचेंज पे तो इससे ज्यादा ही प्राइस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आर्बिट्राज, मतलब साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन। अब समझो एक छोटा एग्जांपल, आपके घर के पास बहुत, क्योंकि मैं मैंगो का सीजन चला गया, मैं क्रेव कर रहा हूँ मैंगो, है ना, तो इसलिए हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आपके पास मार्केट में 100 रुपए का मिलता है आम, ठीक है, और किसी दूर के मार्केट में 150 रुपए का मिलता है, ठीक है, तो अब आप बहुत सिंपली क्या कर सकते हो कि आप 100 रुपए में खरीद के, और वहां एकदम 150 में तो नहीं पर 140 में भी, उसका भी कुछ मार्जिन होगा, 140 में बेच सकते हो। अब ये रिस्कलेस प्रॉफिट है, आपको एग्जैक्टली पता है कि वहां कितने में बिकेगा, आपको एग्जैक्टली पता है यहाँ कितने में मिलेगा, और दोनों को आप अगर मतलब यहाँ से खरीद के वहां बेचो साइमल्टेनियसली एक साथ, तो आपको प्रॉफिट होना पक्का है। पैसा ही पैसा होगा।
अब ये अराइज क्यों होता है? सिंपली क्योंकि मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। वहां के सेलर को ये नहीं पता यहाँ वाला कितने में बेच रहा है, और यहाँ वाले को नहीं पता कि वहां कितने में बेच रहा है। इस वजह से होता है। अगर वहां यहाँ जो हमको 100 रुपए में बेच रहा है उसको पता चलेगा कहीं और तो 150 में बिक रहा है और लोग खरीद भी रहे, तो वो क्यों 100 में बेचेगा? उसकी बात नहीं हुई वहां, यहाँ उसको पता नहीं है। समझ रहे हो? इस वजह से ये आर्बिट्राज अराइज होता है। सो हमारा काम ये है कि ये कम कम रिस्की होता है, ऑलमोस्ट इनफैक्ट रिस्कलेस होता है। तो ये हमको साइमल्टेनियसली जहां कम में मिल रहा है वहां से खरीद के जहां महंगे में मिल रहा है वहां बेचना है, बस इतना काम है। I just want to add हाँ, here कि ये चीज भी ऐसा है कि in crypto you have to be careful ऑफ कोर्स, about one risk, that is कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में मार्केट का प्राइस चेंज हो सकता है। मतलब बिकॉज ऑफ द राइट वॉलेटिलिटी दैट सुमनेश ने स्टार्टिंग में बताया, तो वो राइट प्राइस वही का वही, जैसे अगर बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को 10-15 मिनट लगता है ट्रांसफर होने में इस एक्सचेंज से उस एक्सचेंज में, किसी एक्सचेंज राइट में अपना खुद का डिले लगाता है उसमें। सो उस बीच अगर प्राइस गिर जाती है तो देन दैट इज द राइट ओनली रिस्क दैट यू हैव। बट राइट। तो वो रिस्क लेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर गिरेगा गिरेगा तो ऑलमोस्ट वही प्राइस पे आके गिरेगा, मतलब जो दूसरे एक्सचेंज पे है। सो यू माइट नॉट राइट लूज मनी, लेकिन यू माइट राइट लूज प्रॉफिट। हाँ एग्जैक्टली। सो रिस्कलेस है इन द सेंस कि आपको स्पेक्यूलेशन की जरूरत नहीं है, या आपको कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं, बस आपको दोनों के ऑफ कोर्स ये तो है, मतलब जो डीले है एक से दूसरे में उसके काफी सारे तरीके होते हैं इसके ऊपर काम करने के, बट उसमें हम नहीं जा रहे। अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि आर्बिट्राज कैसे होता है। तो जो नैमिष ने बोला वो तो सही बात है, मतलब करने से पहले ये सब रिसर्च करना, हम बहुत बेसिक बता रहे हैं बस आपको, राइट। एंड उसके सिवाय डीफाई वगैरह में एक तरीका ये भी है क्रिप्टो में पैसे कमाने का, कि आप डीफाई जो फार्मिंग होती है, कि मतलब आप अपने टोकन्स को स्टेक कर दो और उस पर आपको जो यील्ड मिलता है, जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी एक नया तरीका है, पिछले 1-1.5-2 साल में काफी पॉपुलर हुआ है, कि आप अपने टोकन्स को स्टेक करो, उस पर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और फिर उसका परसेंटेज जो भी होता है उसके हिसाब से आपको वो टोकन्स आप फिर बेच के और पैसे कमा सकते हो, राइट। तो वो भी एक तरीका है। वो उसके भी बारे में आप उसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप इंटरनेट पे तो मिल ही जाएगी, उसके बारे और में कॉइन क्रंच पे भी इंफॉर्मेशन है। हाँ। सही पकड़े हैं। सो अब हम आते हैं ट्रेडिंग पे, ना जिसकी हम बात करने हैं उस पे आ जाए भाई, ये सब तो हो ठीक है। तो ट्रेडिंग जो है ना, असेंशियली ट्रेडिंग इज अबाउट प्राइमरीली दो चीजें हो रही है, टाइमिंग द मार्केट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू बेनिफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, ठीक है। ये ट्रेडिंग की सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि आप मार्केट दो चीजें करना चाह रहे हो, आप टाइम करना चाह रहे हो कि मैं कब खरीदूं और कब बेचूं, और किस डायरेक्शन में। मतलब वैसे ऑप्शंस में डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग भी होती है, न्यूट्रल, पर वो सब छोड़ो, स्पॉट में अभी हम बेसिक समझ रहे हैं एकदम। तो आप मार्केट को टाइम करना चाह रहे हो कि भाई कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट, ठीक है, कि कौन सा टाइम सही है ट्रेड करने का, मतलब किस जगह पे कहाँ वो, और दूसरा किस डायरेक्शन में ट्रेड करूँ, ऊपर मतलब बाय करूँ, सेल करूँ, लॉन्ग करूँ, शॉर्ट करूँ, ठीक है। और ये जो है, इसका अगर हम डिफरेंस समझे इन्वेस्टिंग से, तो मैं आई यूजुअली से दिस अ लॉट, is that investing is a backing business, trading is a timing business, right? So investing आप बोल रहे हो कि मेरे को, मैं बैक कर रहा हूँ एक टीम को, एक प्रोजेक्ट को, एक टेक्नोलॉजी को, जो भी, मतलब मेरे को जो भी लग रहा है, जो भी कारण, तो मैं उसको बैक कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं कर रहा, मैं मेरे को लगता है कि अच्छा करेगा, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, राइट, लाइक दैट्स इन्वेस्टिंग। whereas ट्रेडिंग इज अ टाइमिंग बिजनेस। तो आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट देखना है, उसका डायरेक्शन देखना है, ताकि आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट से, क्योंकि देखो So हाँ maybe we can also say कि investing is more about fundamentals. हाँ, इन्वेस्टिंग इज अबाउट योर बिलीफ्स, Yeah. ट्रेडिंग हैज गॉट टू डू नथिंग अबाउट इट। ट्रेडिंग में आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि टीम कौन सी है, ट्रेडिंग में आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि टेक्नोलॉजी कौन सी है, ट्रेडिंग में आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि इनका यूज केस, मतलब ये क्या प्रॉब्लम, सब कुछ जानने की जरूरत कुछ नहीं। जानने आप तो चार्ट खोलो, या आपका जो एल्गो, अगर आपका मतलब हाँ. अगर आप एल्गोस से ट्रेड करते हो, कौन ट्रेडिंग करते हो, तो आपका जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी मैथ्स होगा उसके पीछे, वो देखो, उसमें अगर ये फिट बैठता है तो ये बढ़िया, उसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, मतलब फंडामेंटल्स के बारे में, राइट। सो ट्रेडिंग में और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो फिर तो आप माइट एज वेल इन्वेस्ट ही कर लो, फिर रिस्क क्यों ले रहे हो, मतलब लेवरेज वगैरह क्यों ले रहे हो, राइट। सो ये शॉर्ट टर्म में आपको टाइम करते आना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। सो ट्रेडिंग इज टाइमिंग द मार्केट इन अ डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन भी आपको दो चीजें गेस करनी है, टाइम भी गेस करना है और डायरेक्शन भी गेस करना है। दैट्स व्हाई इट इज हार्ड। That's what she said. आप समझ रहे हो? इन्वेस्टिंग में आपको टाइम तो नहीं, डायरेक्शन गेस करनी है। देखो इन्वेस्टिंग में भी डायरेक्शन तो गेस करनी है कि भाई ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा कि ये कचरा नीचे जाएगा, राइट। इज इट अ शिट कॉइन, इट्स गोइंग टू गो टू द गोइंग टू गो टू क्लीनर्स, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, या ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें पोटेंशियल। पर आपको टाइम करने की जरूरत नहीं भाई, साल भर लगे, 5 साल लगे, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। दैट्स व्हाई ट्रेडिंग इज हार्डर, बिकॉज इट हैज 2 elements, not just one.
राइट. सो दैट इज ट्रेडिंग. ये हो गया. अब ट्रेड करने के वैसे तो टू बी ऑनेस्ट काफी सारे तरीके होते हैं. मतलब आप एक्चुअली ट्रेडिंग करने के लिए जो भी चीज को अगर आप, सो ट्रेडिंग एसेंशियली इज अ नंबर गेम. आप चाहे कैसा भी फॉर्म है, मतलब कुछ भी कोई भी मेथड लगाओ, आप आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस क्वांटिटी कितना, मतलब कितने कॉइन्स या कितना क्रिप्टो खरीदना है वो जानना है, राइट. मतलब अल्टीमेटली आप क्या, आपको जब आप एक्सचेंज खोलो, आप अब अगर कोई भी एक्सचेंज खोलो तो आपसे वो क्या मांगता है ट्रेड करने के लिए, वो आप मतलब लॉग इन करने के बाद तो पासवर्ड मांगता है, वो नहीं. पर उसके बाद वो आपसे क्या मांगता है, कहता है भाई एंट्री, एक तो कौन सा कॉइन खरीदना बेचना है, क्या एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, और वो सब, मतलब वो नंबर्स मांगता है ना. वो आपसे ये नहीं कह रहा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं ये बताओ, कोई नहीं पूछ रहा वो ट्रेडिंग करते थे, मतलब ऑर्डर पंच करते थे. सो एट दैट मोमेंट यू नीड टू यूज अ मेथड जो आपको नंबर्स के टर्म्स में आउटपुट दे. समझ रहे हो, मतलब कि आप जब भी जो भी स्टडी करो उसके कंक्लूजन में कोई ना कोई मैथमेटिकल वो आना चाहिए, कंक्लूजन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए. क्योंकि नहीं तो अगर आपको कुछ ये बता दे कि प्रोजेक्ट तो बढ़िया है, आने वाले 2 घंटे में बढ़ भी सकता है, पर किस प्राइस पे लेन तो अच्छा रहेगा वो अगर नहीं पता तो कैसे लोगे आप, क्या डालोगे वहां एक्सचेंज में जो खाली जगह होती है प्राइस एंट्री की, लिमिट ऑर्डर, राइट. सो वो चीज है. सो ट्रेडिंग आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो. ऑल ऑफ देम शुड कम डाउन टू सम फॉर्म ऑफ नंबर्स. ठीक है. सो पहला तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बारे में हम डिटेल, मतलब ये पूरा है ही उस बारे में. वो हमने क्यों चूज किया है वो भी मैं बताऊंगा, पर टेक्निकल एनालिसिस पे हम आएंगे. दूसरा होता है न्यूज बेस्ड, मतलब काफी सारी बार कुछ न्यूज आती है, ठीक है, जिसकी वजह जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, वो अगर अच्छी हो तो प्राइस बढ़ती है, अगर खराब हो तो गिरती है वगैरह. और वो न्यूज आपके, मतलब आप अगर चाहें, अगर आपको थोड़ा सही से आता हो ये समझना कि न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो आप उस ट्रेड को ले सकते हो. ठीक है. तीसरा तरीका होता है क्वांट ट्रेडिंग, मतलब जिसको आप एल्गो ट्रेडिंग भी बोलते हो, बहुत सारे नाम है उसके. उसमें सिंपली स्टैटिस्टिक्स का वो है, वो पूरा वो प्योर मैथ्स का गेम है वो. तो उसमें ये होता है कि आप कुछ फॉर्मूला बनाते हो, आप कुछ बैक टेस्टिंग करते हो, मतलब कि पुराने डेटा को देखते हो, पुराने चार्ट्स का नंबर्स निकाल के उस पर रिसर्च करते हो, और कोई एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हो जो अगर हो तो आपका फिर ट्रेड ले, ऐसा, मतलब कि भाई ये वाला इंडिकेटर क्रॉस हुआ, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए, ये दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए तो हम ट्रेड लेंगे, फॉर एग्जांपल, है ना. तो वो क्वांट ट्रेडिंग होता है. और भी मतलब उसके वेरिएशंस होते हैं, पर बेसिकली मैथ्स के फॉर्मूले पे बेस्ड होता है वो, प्योर. ठीक है. और फिर उसके सिवाय और भी तरीके होते हैं, बट ये प्राइमरीली आई थिंक 2-3 तरीके होते हैं. अब हम टेक्निकल एनालिसिस प्रेफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बिगनर के लिए, जो आई थिंक यहाँ पे ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देखेंगे बट बिगनर्स होंगे, उनके लिए सबसे इजी और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस करना. क्योंकि अगर आपको जैसे एल्गो ट्रेडिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो एल्गो ट्रेडिंग में आपको एक तो पूरा मैच बना, या तो बनाना पड़ेगा खुद से जो हर आदमी को नहीं आता, या फिर आपको हायर करना पड़ेगा किसी आदमी को जो बना के दे, जो वो नहीं होता. जैसे आपको अगर एक बड़े स्केल पे अच्छे से क्वांट ट्रेडिंग करना है तो आपको सर्वर कॉस्ट और वो सब पूरा सॉफ्टवेयर जो महंगे आते हैं वो सब चाहिए होगा. तो इट्स नॉट वेरी फीजिबल, राइट. सो और इजी क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके, मतलब इट्स नॉट कि आपको कोई एक ही तरीका यूज करना है, तो आप अपने फिगर आउट कर सकते हैं, इसलिए इजी. आपको जो ठीक लगे वो आप यूज करो, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू डू, क्योंकि एक तरीका, बहुत तरीका, आपको जो ठीक लगे वो करो, एंड दैट्स व्हाई इट्स इजी, राइट. सो अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, जो कि हम मतलब आने वाले 2-3 हफ्ते आपको इसी बारे में ज्ञान देने वाले. टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है. सो टेक्निकल एनालिसिस, मतलब इसमें इतना कुछ है, इसमें इतना कुछ है कि मतलब सारे एपिसोड देखने के बाद ट्रेडिंग शुरू करना, नॉट कि आज क्या ज्ञान लिया और शुरू हो गए एंड देन. और अगर कर भी रहे हो, डोंट माइंड, लाइक आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बट आई कैन टेल यू दैट बी केयरफुल. अगर कर भी रहे हो तो ऐसे नहीं कि हमने पूरी जमा पूंजी डाल दी है. नहीं, मत ही करो, वेट करो थोड़ा. अब इतने महीनों सालों से नहीं किया ट्रेडिंग, तो एक महीना नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा, रुक के करो, ठीक है. तो डू इट राइट. हाँ, डू इट राइट, एग्जैक्टली. सो हाँ, जैसे नितिन बोल रहे हैं, बहुत कुछ है. मैंने बहुत मतलब बीच में बहुत सारी चीजें से मतलब वो करिए, बहुत ब्रीफ में बताइए, बहुत डिटेल में जा सकते हैं. जैसे न्यूज से ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, उसको क्यों नहीं लिया हमने, टेक्निकल को क्यों लिया, बट वो ठीक है, सम अदर डेज डिस्कशन. सो हम टेक्निकल एनालिसिस पे आ रहे हैं, ठीक है. ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे को, इसमें ये वाला जो मतलब बता रहा हूँ मैं नेक्स्ट 2 मिनट की बात, मेरे को एंथुसियाज्म देख रहा हूं बंदे का. हाँ, मेरे को बहुत मजा आता है क्योंकि आधे लोगों को या तो बिल्कुल समझ नहीं आता, या आधे लोगों को मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ, दोनों बहुत अच्छा आइडिया है, समझ रहे हो, इसलिए मेरे को बहुत मजा आता है, ठीक है यार. ऑल्सो गाइस, आप में से अगर किसी को भी कुछ ना समझ आए या कुछ लगे कि यार कुछ डिफिकल्टी आ रही है, आपको मेरे बगल में सारे लिंक्स दिख रहे होंगे, ये इन सबका एक्चुअल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो टेलीग्राम और ट्विटर बहुत एक्टिव है हम लोग, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, सुमनेश को टैग कर लेना या हमसे ही पूछ लेना, वी विल डायरेक्ट देम टू सुमनेश, एंड आपके सारे डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे. वरना हम लाइव पे आ जाएंगे आपका डाउट सेशन लेने.
बट कीप देम पोस्टिंग। या अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, सो टेक्निकल एनालिसिस देखो, हम जब भी कोई, जैसे मैंने शुरू में बताया था, राइट, ट्रेडिंग इज अबाउट कि आपको कोई ना कोई नंबर्स में चाहिए, अल्फाबेट्स में चाहिए, ABCD में नहीं आना चाहिए, आंसर 1 2 3 4 किसी में आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो आप अगर क्वांट ट्रेडिंग देखोगे वो भी नंबर्स में होता है, आप टेक्निकल एनालिसिस देखोगे वो भी बॉइल्स डाउन टू नंबर्स होंगे, राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस में हम एक टाइप ऑफ डेटा होता है, अब ये हम स्कूल अगेन 7th 8th क्लास की बात है, पर एक टाइप ऑफ डेटा होता है उसका यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, अब घबराओ मत, अगर आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है मेरे जैसे तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ वो क्या होता है। टाइम सीरीज डेटा जो होता है, जैसा नाम बता रहा है ऑब्वियस से, कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ टाइम होता है। तो अगर आपको थोड़ा याद हो, इतना याद होना चाहिए, ठीक है, स्कूल गए हो तो, कि 7th 8th क्लास में हम वो ग्राफ बनाते थे, याद है नितिन, आपको याद है? वो अपन नहीं बनाते थे, एक्स हाँ एक्सिस वाई हाँ, एक्सिस, है ना, याद है? और उसमें 9th में था लाइनें मेरा बना, हाँ शायद, हाँ, या पता नहीं कब था, हाँ, वो ग्राफ शीट होती थी हरे हरे करेक्ट रंग की, करेक्ट करेक्ट। उस पे लाइन, अरे है ना, हाँ हाँ, फिर उसमें वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और फिर उसमें प्लॉट राइट वॉट करना पड़ता था, पता राइट नहीं क्यों। राइट। ठीक है, वैसा, हाँ, अब समझ में आ रहा, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो मतलब अलग अलग चीजें होती थी, वो तो जो ग्राफ डिपेंड करता है। अब टाइम सीरीज डेटा जो होता है ना, उसमें एक्स एक्सिस जो होता है, जो नीचे वाला, उसमें कोई ना कोई टाइम फ्रेम यूज होता है, चाहे वो डेज हो, मतलब 1 दिन 2 दिन 5 दिन वैसा, चाहे वो मिनट्स हो, चाहे वो सेकंड्स हो, चाहे वो वीक्स हो, जो भी वो आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, कितने समय के लिए, उस पर डिपेंड करता है। पर जो एक्स एक्सिस होता है ना, अगर आप लोग ग्राफ इमेजिन कर पा रहे हो, तो ऐसे जो एक्स, ऐसा ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स में टाइम होता है, मतलब कि कोई ना कोई टाइम फ्रेम चल रहा होता है, और वाई में ऑफ कोर्स प्राइस होता है। यहाँ पे मतलब ऐसे कुछ टाइम सीरीज डेटा में कुछ और भी हो सकता है, पर यहाँ पे क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्राइस होता है। सो फिर वो प्राइस, अब अगर बिटकॉइन है तो उस पर जो भी 50,000 के आसपास होगा वो आएगा, अगर कोई कोई छोटा कॉइन है मतलब जिसके प्राइस कम है, वो $1 2, तो वैसे तो वो प्राइस वेरी करता है, पर टाइम जो होता है वो होता है। सो टाइम सीरीज डेटा वो होता है जिसमें एक एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, उसमें टाइम होता है। ठीक है, और सबसे इजी तरीका उसको समझने का इज कि वो डेटा ओपन हाई लो क्लोज इसमें डिफाइन करते आना चाहिए हमको। मतलब कि आपने अगर चार्ट कभी देखे हो, अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर में, पर अगर आपने कभी चार्ट देखे हो तो उसमें आपको वो कैंडल स्टिक वगैरह दिखेंगी, है ना, या अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखोगे तो भी वो सेम ही दिखती है। तो उसमें आपको देखना, उस पर जाओगे तो वो ओपन हाई लो क्लोज दिखाता है, मतलब कि आज कितने प्राइस पे वो शेयर या फिर वो क्रिप्टो खुला, मतलब कितने पे ट्रेडिंग शुरू हुई, कितने पे क्लोज हुआ, उस दिन का हाईएस्ट प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है। सो कोई भी डेटा जिसको आप ऐसे टाइम के हिसाब से कर सकते हो कि पिछले 1 दिन में हाईएस्ट प्राइस क्या था, पिछले 1 महीने में हाईएस्ट प्राइस क्या था, उसको हम टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, हम चार्ट से समझेंगे, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है आदमी भाई यार, ठीक है, पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि ये सब जो है ना, जब हम चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा अचानक से कि ये चार्ट बने कैसे। तो ये जो टाइम सीरीज डेटा, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं एक्चुअली। सो अगर हम चार्ट देखने की जगह अगर हम चाहे ना, तो हम ये सारा डेटा जो कैंडल स्टिक्स में दिखाते हैं उसको एक्सेल शीट में डाल के और उसकी भी सेम स्टडी करके सेम ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये कि वो हजारों लाइन का ऐसा, मतलब हर सेकंड प्राइस चेंज होगा, नया ओपन हाई लो क्लोज मिलेगा, ऐसे मतलब हमारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, इतनी सारी एक्सेल शीट की वो बन जाएंगे रोज, समझ रहे हो। इसीलिए हम उसको ग्राफिकली देखते हैं कि भाई चार्ट पे हमको कैंडल दिखने लगे तो आंखों से इजी पड़ता है, इतने सारे लाइन नंबर देख के उससे जगह आंखों में ग्रीन रेड बढ़िया सुंदर, है ना, इसीलिए हम उसको करते हैं। ठीक है, अब हाँ, मतलब इट्स इजियर, आपके नेकेड आई से इट इज इजियर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड कि जैसे अगर प्राइस बढ़ रहा है ना, तो आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, आपको समझ में आया कि अरे बढ़ रहा है। वहीं अगर आप एक्सेल शीट में देखो कि 100 बढ़ते चला जाए प्राइस, तो आप एक पॉइंट के बाद कहोगे पता नहीं क्या हो रहा है, नए नए एंट्री होते जा रही है, राइट। इट्स ऑल्सो लाइक यू सेड कि हमारे को टाइम करना है ट्रेडिंग में, वी हाँ हैव टू टाइम इट, सो इतना टाइम हाँ, तो किसके पास है कि टाइम वो किसके एक पास, एग्जैक्टली, अरे देख रहे हो आप, पकड़ लिए सीख रहे हम सीख रहे फर्स्ट सेशन। हाँ, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। टेक्निकल एनालिसिस, राइट, इज द स्टडी ऑफ, जो हमने एक पिछले 2 3 5 मिनट में बात करी, टाइम सीरीज डेटा टू। अब ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के डेटा की, टाइम सीरीज डेटा की, जो कि एक तरह का डेटा है, समझ लो, उसकी स्टडी होती है टू स्पॉट रिपीटेबल पैटर्न्स और ट्रेंड्स इन प्राइस। ठीक है, अब ये समझते हैं रिपीटेबल पैटर्न्स और ट्रेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, ट्रेडिंग चाहे किसी भी मेथड से करो इज नॉट 100% गारंटी। लेट मी टेल यू दिस, आप कभी भी ट्रेडिंग करके ये नहीं बोल सकते कि ये तो भाई साहब इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा,
क्योंकि अगर ऐसा कोई बोल पाता तो फिर सब सारे लोग उसी को पैसे दे देते, कहते हम ट्रेडिंग बंद करें, तू ही कर ले भाई, तू हर बार पैसे कमाता है, you know. So nothing in trading, in fact in any form of money making business which is related to financial markets, trading, investing या कुछ भी, you will never have 100% surety that you will make money. ठीक है, आपको कभी भी ऐसा आपको नहीं बता पाएगा कोई भी, और अगर वो बता रहा तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है. पर what you can do is you can increase your probability. देखो, आप अगर कोई कॉइन ट्रेड कर रहे हो या आप कोई क्रिप्टो स्टॉक कुछ भी जो भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और अगर उसके प्रॉफिट होने के 50% चांसेस है और लॉस होने के 50% चांसेस है ना, तो फिर तो इतनी सब मगजमारी क्यों कर रहे हैं? फिर सिक्का उछालते, हेड जाए तो बाय करते, टेल जाए तो लॉस मतलब सेल करते. 50% टाइम्स तो वो भी सही होने वाला है ना. 50-50 प्रोबेबिलिटी तो सिक्का ही उछाल लो, फिर मेहनत क्यों करो, है ना. बट व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू इंप्रूव. इट कांट गो टू 100%, पर 50 से इंप्रूव करे तब तो फायदा है. नहीं तो फिर तो हाफ हाफ में फिर कोई बात ही नहीं बचेगी, फिर तो कोई एफर्ट ही नहीं. मतलब फिर व्हाट इज द होल पॉइंट, राइट? द होल पॉइंट इज टू इंप्रूव आवर ऑड्स. सो आप अपने चांसेस इंप्रूव करना चाहते हो, 50 से बढ़ा के 60-65 करना चाहते हो. सो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए क्या बोलते हैं, हम पास्ट के रिपीटेबल पैटर्न्स को ट्रेड करें. मतलब कि पिछली बार हिस्ट्री में कोई चीज, मतलब हिस्ट्री मतलब वैसे नहीं अकबर बाबर नहीं, मतलब चार्ट की हिस्ट्री में, ठीक है, हम यहाँ चार्ट की बात करें. तो पिछले 1 साल में कोई क्रिप्टो का अगर हमने देखा कि अरे यार ये इंडिकेटर 5 बार मतलब इस लेवल के ऊपर चला गया, ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ऊपर 5 बार प्राइस चला गया, ठीक है. अब हम देखेंगे कि उस 5 में से आउटकम क्या हो. अगर ऐसा हुआ कि 5 में से 3 बार 4 बार उसके बाद बड़ा प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ आया, मतलब प्राइस बढ़ गया, तो हमको पता है कि यार अब प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में, अब 50-50 नहीं है. अब ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर यहाँ से मतलब बढ़ जाए या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ जाए तो 50-50 चांस है. हमको पता है भाई 3 में से 5 बार यानी 60% प्रोबेबिलिटी है, नहीं 60, हाँ 60, राइट. या फिर जो भी जो या 4 आउट ऑफ 5 है, तो जो भी. सो वॉट एवर इट इज, आपको अगर वो 50% से ज्यादा चांसेस पहले हो चुके हिस्ट्री में, बैक टेस्टिंग बोलते हैं इसको, कि पास्ट में अगर 50% से ज्यादा टाइम्स कुछ होने पे प्राइस हमारे फेवर में गया है, तो अब जब ये चीज अगले बार फ्यूचर में होगी तो हम वो करेंगे जो फेवर में गया था. मतलब कि हमने कोई, मान लो बिटकॉइन $50,000 क्रॉस, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. अगर बिटकॉइन 50,000, हाँ भाई, फिर लोग कहते हैं आपने कहा था 50 के बाद बढ़ता है तो हमने खरीद लिया. मैं बता रहा हूँ, ठीक है. 50,000 क्रॉस किया बिटकॉइन, फॉर एग्जाम्पल मान लो 50,000 रेजिस्टेंस है, आपने देखा आज तक 5 बार क्रॉस किया है लाइफ में बिटकॉइन ने, ठीक है. और उस 5 में से 4 बार उसके बाद वो $5,000 तो कम से कम बढ़ा ही, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो अब हमें हिस्टोरिकली पता है कि 5 में से 4 बार ऐसा होता है, मतलब अगली बार जब वो ऐसा हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कंपैरेटिवली कि वो एक्चुअली वापस बढ़ेगा. इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स से हम कह रहे हैं कि भाई हिस्ट्री में जो हुआ है वो आगे होने के चांसेस ज्यादा है, होगा नहीं पता, क्योंकि एक बार तो ऐसा ही हुआ ना, 1 आउट ऑफ 5 टाइम्स तो नहीं बढ़ा, वो गिर गया, हमें लॉस हो गया. पर चांसेस ज्यादा है कि ऐसा फिर से होगा, तो अगली बार जब 50,000 क्रॉस होगा तो हम बाय करें. दैट्स द होल पॉइंट. हम रिपीटेबल पैटर्न देख रहे हैं कि बार बार जो हुआ है उसमें से हमारे फेवर में क्या आया, वो जब अगली बार होगा तो हम अपनी फेवरेबल चीज करेंगे. दैट्स ऑल इट इज. बाकी सब जो है वो सारा फिर हम धीरे धीरे समझ लेंगे, पर आपको ये समझना है कि हिस्ट्री में जो रिपीट हुआ है उसको हम आगे रिपीट होगा ये देखना चाहते हैं. बट सुनने यहाँ पे एक बहुत ही थिन लाइन भी, कन्फर्मेशन बायस की. हाँ बिल्कुल है, एंड दैट्स द होल पॉइंट, राइट. दैट्स व्हाई, इसलिए तो देखो, इसलिए हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं, हम एक पे नहीं रिलाय करते. आप समझ रहे हो, सिर्फ एक इंडिकेटर पे बाय नहीं करना, या सिर्फ एक रेजिस्टेंस पे बाय. बायस का भी बता दो, अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टर्म तो. हाँ, तो कंफर्मेशन बायस एक्चुअली नितिन जो बोल रहे हैं वो ये है कि अगर हम चाहते हैं ना कि अरे ये इंडिकेटर के बाद बढ़े, तो हम फिर फिर हम अपने आप को कन्विंस कर लें कि देखो मैं चाह रहा हूँ, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉइन खरीद लिया, तो अब आपने खरीदा है, मतलब आप चाह ही रहे हो कि उसकी प्राइस बढ़े, मतलब आप कोई डोनेशन करने तो नहीं आया मार्केट में, है ना, कि लॉस हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है. तो अब जब आप चाह रहे हो कि वो बढ़े, राइट, तो क्या हो रहा है, आप तरीके ढूंढ लोगे मार्केट में कि वो आपको बस पॉइंट प्रूफ करने के लिए. आप बोलोगे कि देखो मैंने बाय किया है, पता है, अब देखिए इंडिकेटर भी ब्रेकआउट दे रहा है, देखिए मूविंग एवरेज में भी क्रॉसओवर आ रहा है, फलाना ढिमकाना जो भी मेथड. अब उससे क्या हो रहा है वो, हाँ एग्जैक्टली. तो ये बहुत मैंने भी किया है ये. ट्रेड लेने के बाद ढूंढते हो कि कौन सा इंडिकेटर आपको बताते हैं कि आपका ट्रेड सही है, आपका ट्रेड सही है, करेक्ट. एग्जैक्टली. पर हमें क्या करना है, एग्जैक्टली इसको हम, इसमें क्या होगा प्रॉब्लम कि आप अपने आप को एक पॉइंट के बाद बेवकूफ बनाने लगोगे. एक आध बार तो ठीक है,
अगली बार से क्या होगा, अब जैसा नमिश ने बोला, वो इंडिकेटर ढूंढने लगोगे जो नहीं करता पर अभी काम कर रहा है क्योंकि आप चाहते हो कि वो काम करे, राइट? उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम एक सेट मेथड यूज करेंगे, हम उल्टा जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि खरीद लिया अब देखते क्या फॉलो करता है, हम कह रहे हैं ये हमें लगता है अच्छा काम करता है, अब इसमें कौन कौन से सेटअप आ पा रहे हैं, कौन कौन से कॉइन्स है जो काम कर रहे हैं, राइट? उससे हम कंफर्मेशन बायस अवॉइड करते हैं। सो दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। Let me interrupt this amazing tutorial to talk about our sponsor, Sentinel. Sentinel provides a decentralized VPN service. You might ask, why do we need a VPN? So let me put an example in front of you. Let's say I'm sitting in a hotel room, not at my home, but in a hotel room. I'm using the hotel Wi-Fi. Now, hotel Wi-Fi is notoriously unsecure. Anyone with a little bit of coding skills can know what I am doing on my computer, what I am browsing. That is why VPN is required. VPN sort of helps you protect the traffic from your computer or that you are receiving or you are sending out. VPNs as a whole are centralized right now, and being in the industry that we are, which is decentralization, we should be aiming towards making software or VPN services which are thoroughly decentralized, which are not controlled by a single company as well. Sentinel is trying to do that. Sentinel's DVPN is decentralized and end-to-end encrypted. If you want to try it out, it's free. You can try it out by clicking on the link in the description below. I wish that you do, because I am right now recording this video with Sentinel VPN on my iPhone. So I don't have any issues, and I am sure that you will not have any issues as well. Good luck. Now, let's get back to trading. See ya. अब हम इसके बहुत तरीके होते हैं। हम इस सीरीज में जो मैं यूज करता हूँ वो करेंगे, क्योंकि मेरे को बाकी कुछ आता नहीं, आई एम सॉरी, बट मैं मजाक कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? पर मुझे सिंपल लगता है। अगेन आई एम जस्ट, द आइडिया हियर इज, हम इस सीरीज में जो भी बातें कर रहे हैं वो बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और जो सबसे सिंपल मेथड्स है जो कम कॉम्प्लेक्स होंगे वो लेके, तो प्राइस एक्शन मेरा मानना है वो सबसे सिंपल होता है, और मैं वो खुद पर्सनली भी यूज करता हूँ। तो हम उसके बारे में इन डिटेल हर हफ्ते बात करने वाले, मतलब आगे जो उसके बारे में बात करेंगे। सो प्राइस एक्शन इज वन मेथड। उसके सिवा बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, फिबोनाची रेशियो, बहुत सारी चीजें होती है जो आप यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में हर अच्छे ट्रेडर ने अपनी खुद की पैटर्न बना रखी है। बिल्कुल, हाँ, ये भी और प्रॉब्लम कुछ इतनी पॉपुलर हो गई है कि वो कॉपी होती है, और कुछ होती है जो अभी भी ट्रेडर्स अपनी खुद की बनाते हैं मेथड्स, वो कहीं बाहर बताते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ, तो वो उनका तरीका है ना, दैट्स देयर सीक्रेट। Alright then, keep your secrets. तो पर मेरा कोई सीक्रेट नहीं, तो मैं सब आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो राइट, सो अब इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने नाम सुना, हम बहुत ब्रीफली देख लेंगे। हम इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल बात करेंगे क्योंकि आई थिंक वो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ नहीं होते, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कैंड। जो अगर देखे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फ, कि एक छोटी बेरिश कैंडल बने, मतलब रेड कैंडल, मतलब प्राइस गिरा, और अगले दिन एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मिले कि वो उसको पूरे को कवर कर दे, तो वो बुलिश एंगल्फिंग। सो ऐसे दो या उससे ज्यादा कैंडल्स का अगर कॉम्बिनेशन, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी दो कैंडल, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर बनता है, और उसके बारे में हमने देखा हिस्ट्री में, अगेन इट इज आल्सो रिपीट, देखो इसी पे आएगी बात कि हमने हिस्ट्री में देखा कि अरे यार, जब जब ये बनता है ना, तो 4 में से 5 बार, 3 में से 5 बार, मतलब मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स प्राइस इसके बाद बढ़ता है या गिरता है, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्चुअली हम यहाँ इसलिए नहीं बात करें क्योंकि वो हर मतलब कॉइन या हर उसके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब किसी कॉइन पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, किसी पे कोई, तो आप उसको गूगल करके देख लो कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, और फिर आपके फेवरेट कॉइन पे कौन सा काम करता है वो थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है? उसके बाद आते हैं फिबोनाची रेशियोस। तो ये भी एक, मतलब आपने, पता नहीं मैंने तो पढ़ा था, ये आपके स्कूल में था कि नहीं, पर एक महान मैथमेटिशियन थे, फिबोनाची ही नाम के, आई थिंक, उनने फिबोनाची सीरीज बनाई थी 1 2, और फिर वो ऐसा होता है कि लास्ट 1 1 2, हाँ, लास्ट के 2 वालों को ऐड कर देता है, ऐसा कुछ होता है ना वो, तो 1 1 2 4 ऐसा कुछ होता है, मेरे को एल्गोरिथमिक है। हाँ, सो वो पिछले वाले, वो एल्गोरिथमिक, वो एल्गोरिथमिक नहीं है। अरे वो रेशियो में चलती है, मतलब रेशियो में चलती है वो पूरा। वो मेरे को बड़ा वर्ड यूज करना था ब्रो, मेरे को बड़ा वर्ड यूज करना था। अच्छा, कब से हम लोग को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है ना, निश्चित ध्यान दे रहे हैं। वी हैव टू बी लाइक, वी हैव टू हैव अ चांस टू स्पीक। करेक्ट, और जब बोले तो इम्पैक्टफुल होगा। मिलेगा। तो फिबोनाची सीरीज मतलब एक मैथ्स का एक होता है, लॉजिक होता है, उसके बेसिस पे कई लोगों ने अलग अलग टूल्स बनाए।
सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशंस, फलाना ढिमकाना, वो भी एक तरह से कह सकते हो इंडिकेटर ही होता है। उसको आप लो से हाई पे मार्क करके और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हो। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो अगली बार बात करेंगे, पर समझ लो कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढने की बात करते हैं, ठीक है। सो आप वो हाई से लो उसको मार्क करते और बीच में आप देखते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो भी एक इंडिकेटर की ही मतलब एग्जैक्टली नहीं, पर एक तरीका होता है। अब हम शुरू करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को थोड़ा पता होगा। तो अभी तक तो लग रहा होगा पता नहीं आदमी क्या बोल रहा है, ये आपने थोड़ा सुना होगा, तो मेरे को ऐसा उम्मीद है, तो आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये एक मैप ओवरलेज होते हैं, मतलब चार्ट, ये तो चार्ट है, ये आप देख रहे हो, ये चार्ट दिख रहा है आपको, है ना। इसके ऊपर प्लॉट होते हैं, मतलब इन चार्ट के जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन और रेड कैंडल्स दिख रही है, इसके ओवर एंड अबव साथ साथ सपोर्टिंग रोल में आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, वो होते हैं इंडिकेटर, सिंपल। सो कोई अगेन मैथ्स वाले होते हैं ये भी, तो मैथ्स का कोई एक फॉर्मूला होता है जिससे किसी भले आदमी ने एक इंडिकेटर बनाया है और वो ये बोल रहा है कि ये इंडिकेटर ऐसा कुछ करेगा तो आपको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वैसा, ठीक है। सिंपल भाषा में कि कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले से हमने कुछ एक ऐसा ड्राइंग बनाई जो चार्ट पे हम लगा देते, और जब वो चार्ट पे ऐसा कुछ मतलब वो ड्राइंग मतलब वो जो इंडिकेटर कुछ एक पर्टिकुलर करता है, क्रॉस करता है, कुछ करता है, तो उससे हमको एक ट्रेडिंग का आइडिया मिलता है कि हम यहाँ बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो, ठीक है। अब हम कैंडलस्टिक्स और इन सब के बारे में बात करेंगे अभी 2 मिनट बाद, पर पहले हम इंडिकेटर्स समझते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स के अपने बारे में शायद सुना होगा, इसलिए हम उसको पहले देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये tradingview.com, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल और एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर दैट मैटर, ये बस एक सिंपल टूल है जो मेरे को पसंद है, हम हर बार इसको यूज करते हैं, तो वही यूज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बेसिक उसका जो अकाउंट है आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक मिनट, देयर वी गो, ठीक है। मैं इंडिकेटर्स, तो अब हम यहाँ 4 इंडिकेटर्स ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एक है मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, इसका आपने नाम सुना होगा। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक दूसरे टाइप का मूविंग एवरेज, मतलब उसका बड़ा भाई ऐसा समझो। तीसरा है, एक होता है मैकडी, MACD बोलते हैं उसको, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वो भी एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है। और चौथा होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इसके सिर्फ नाम में इंडेक्स जैसा कुछ नहीं होता, पर पता नहीं क्यों है, पर वो भी है, पता है, ठीक है। तो अब हम पहले मूविंग एवरेज से शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज मैं प्लॉट कर देता हूँ, ये हमने लगा दिया। अब मैं इसका थोड़ा कलर बदलता हूँ, पता नहीं ट्रेडिंग व्यू वाले इतना ऐसा लाइट कलर क्यों रखते हैं जो दिखता नहीं है, मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको, ठीक है, राइट। अब आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, राइट। सो ये ब्लैक कलर। अब देखो मूविंग एवरेज जो है ना, वो सिंपली एक तो नाम में एवरेज है उसके, तो एवरेज है किसी तरह का, से तो सीधी बात है। और मूविंग मतलब सो एवरेज मतलब अगर मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ पता होना चाहिए, पर नहीं पता, तो एवरेज कैसे होता है कि मान लो कोई 10 नंबर है, उनका एवरेज निकालना है आपको 10 नंबर्स का, तो उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 करते हो। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये तो पता होगा, बट फिर भी सो वही करना है, पर मूविंग बेसिस पे करना है। मतलब कि हम पिछले, क्योंकि ये कैंडल्स तो रोज नहीं बनती है ना, रोज नहीं मतलब जैसे जैसे दिन आता है उसका मूवमेंट कैप्चर होते जाता है। तो हम जब मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो हम लास्ट कुछ एक टाइम का एवरेज लेते हैं, और फिर जब अगले दिन की कैंडल बन जाती है तो उसको लेकर पिछला वाला हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, देखो ये जो अभी मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट किया है, ये वाला आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये 9 MA है, सॉरी 9 पीरियड मूविंग एवरेज। मतलब इसमें पिछले 9 दिन के जो कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस मतलब देखो ये वाला कैंडल है, इसका आज का अभी तो ये तो ट्रेड हो रहा है, इसको छोड़ दो, खैर अभी ये कभी कहीं जहां बंद होगा उस पर जैसे ये वाला है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 54,659, है ना, ये वाला प्राइस, प्लस फिर उसके बाद लास्ट वाला है वो 54,949, ऐसा। तो ये जो पिछले 9 कैंडल्स होंगी, जितनी भी होंगी अब यहाँ 9, वो 9 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज है, और उसको हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। मतलब कि जो पिछली 9 कैंडल्स हैं, जो पिछले मतलब आज क्या है, आज हम ये जब वीडियो रिकॉर्ड करें तो 11 तारीख, तो मतलब 2 तारीख से 10 तारीख के जो 9 दिन हैं, उनके जो क्लोजिंग प्राइस है उनका एवरेज है अभी ये 53,061 कुछ, जहां पे मूविंग एवरेज चल रहा है। सिंपल बात है। अब इसको हम मूविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आज का कैंडल बन जाएगा ना, तो कल जब ये दिखाएगा तो 2 तारीख की जगह 3 से लेके 11 दिखाएगा, ऐसे 9 दिन दिखाएगा, आप समझ रहे हो। सो ये मूव होता रहता है, इसलिए इसका नाम मूविंग एवरेज है। मतलब ये अगर हम 10 दिन का लेंगे तो लास्ट 10 डेज का दिखाएगा, फिर 2 दिन बाद ये पहले 2 दिन छोड़ के अगले 2 दिन दिखाएगा, ऐसे। सो लास्ट 10 पीरियड्स को ये आगे आगे बढ़ता चला जाता है, दैट इज वन। अब इसको आप सेट कर सकते हो, ये 9 बाय डिफॉल्ट है, पर आप इसको सेट कर सकते हो
तो ये जैसे ये 9 है, अब इसको चेंज करके 50 कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो ये 50 पीरियड बन गया, राइट। ऐसे आप इसको 200 कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब फिर अब जैसे आपने अगर 200 किया तो पिछले 200 कैंडल का एवरेज 50 में लास्ट 50 का था ऐसे, और अब जब नया बनेगा तो 49th डे वाला हट जाएगा और कल का इंक्लूड हो जाएगा ऐसा। मतलब टुमारो व्हेन यू लुक एट इट द फर्स्ट डे छूट के लास्ट 49 प्लस टुडे ऐसे मिलके दिखाएगा, राइट। नाउ इनका सिग्निफिकेंस क्या है? अब इनका सिग्निफिकेंस ये है कि भाई लोग ये मानते हैं कि कोई अब एवरेज प्राइस मतलब कि वो पिछले उतने मतलब कैंडल बनती कैसे, कोई ना कोई बाइंग सेलिंग कर रहा है तभी तो कैंडल बन रही है, मतलब ट्रेड हो रहा है तभी तो प्राइस मूव हो रहा है। सो लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें कैंडल्स के जो मूवमेंट होता है वो होल्ड करता है। मतलब कि देखो अगर हम जैसे 50 पीरियड मूविंग एवरेज ले, ठीक है, 50 दिन का, सो वो इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि लोगों का मानना है कि वो एवरेज प्राइस है जिसपे शायद लास्ट 50 दिन में लोगों ने बाइंग करी हो, है ना, वो क्लोजिंग प्राइस है। अब वो एक सपोर्ट जैसे या फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उनके बाइंग प्राइस के नीचे प्राइस जाए। सो जो प्राइस गिर गिर के 50 दिन के एवरेज पे आएगी तो वहां पे लोग बाय करके और रोकने की कोशिश करेंगे कि और ना टूटे, ताकि उनके पुराने ट्रेड्स पे लॉस ना हो। सो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसका कि भाई हम चाहते हैं कि हमने पिछले 50 दिन में, सो ये 50, 100, 200 क्यों देखते हैं? जितना ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम उतने ज्यादा लोगों ने बाय किया, इसलिए वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। समझ रहे हो? इस तरह से वो काम करता है। दैट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। Now the thing is this moving average, let's go back to 9 only because that's the standard जो यहाँ शुरू हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम चाहते ये हैं कि हम इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करें। कभी कोई यूजुअली एक मूविंग एवरेज यूज नहीं करता, 2-3 यूज करते, उनके क्रॉसओवर्स वगैरह देखते, पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही होता है कि ये सपोर्ट जैसे काम करते हैं। मतलब अगर प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जब ये क्रॉस हुआ सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मतलब डायनेमिकली अगर आप देखो तो जब ये क्रॉस हुआ है ना, तो प्राइस का बड़ा मूवमेंट आया। मतलब मैं अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, पर जब कैंडलस्टिक जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दे देती है तो लोगों का मानना है कि फिर बड़ा बाइंग मतलब बाय कर सकते हैं क्योंकि बड़ा मूवमेंट आता है। सिमिलरली जब वो उसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो प्राइस नीचे आ जाता है। मतलब ये ऐसा। सो कैंडलस्टिक को मूविंग एवरेजेस के साथ मिला के यूज करते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया तो शायद बड़ा मूवमेंट आएगा तो बाय कर सकते हैं, नीचे चला गया तो शायद बड़ा मूवमेंट आएगा सेल कर सकते हैं। अब वो कौन सा मूविंग एवरेज और क्या वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे पाऊंगा। 9 चाहिए, 10 चाहिए, 550 चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ। जैसे 200 है, जैसे जो मैंने अभी लगाया था 200 जो होता है वो स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली बहुत यूज होता है। इन्वेस्टर्स यूज करते हैं कि उनका माने कि 200 दिन का जो एवरेज प्राइस है। Zoom out a little bit. हाँ ये ऐसे यही बोल रहा ना, हाँ. यू टॉकिंग अबाउट, राइट। सो अब 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, वो इन्वेस्टर यूज करते हैं ट्रेडर्स से ज्यादा। देखो अब ये 200, अब ये इसमें क्या हो रहा है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ब्रॉडर बैरोमीटर। मतलब इन्वेस्टर्स इसको देख रहे हैं कि यार 200 दिन के एवरेज प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट पिछले एक साल, मतलब ट्रेडिंग डे स्टॉक मार्केट में, हमारा तो क्रिप्टो तो भाई रोज ही चलता है, पर स्टॉक मार्केट में 5 दिन ही ट्रेडिंग होती है, तो 200 से 250 दिन यूजुअली ट्रेडिंग होती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिशनली लोग ये देखते हैं कि यार अगर पिछले 200-250 दिन का जो एवरेज है 200 दिन का, उससे अगर प्राइस नीचे चल रहा है, राइट, तो मार्केट में जो है वो बेरिश है सेंटिमेंट, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर पिछले साल भर में जिन लोगों ने बाय किया अगर वो सब लॉस में, तो भाई फिर प्रॉब्लम है मार्केट, राइट। सो बुल मार्केट बेयर मार्केट को डिसाइड करने के लिए वो इसको यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इफेक्टिव है कि नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। तो 200 दिन के ऊपर प्राइस है तो मार्केट बुल मार्केट में, अगर 200 दिन के नीचे है तो बेयर मार्केट में, ऐसा लोग मानते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। ऐसे ही 50 डे को यूज करते हैं। 50 डे में थोड़ा शॉर्ट टर्म की पिछले 3 महीने 4 महीने में क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर। सुनेश, आई मीन आई डोंट नो लाइक बाकी लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बट यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। क्योंकि ये एक मतलब आई न्यू मूविंग एवरेज क्या है और वगैरह वगैरह, बट ये जो लॉजिक था ना कि यार पीपल कि हर कोई लॉस में है और वो वहां से बाय करते हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो। एंड राइट, मतलब दैट्स द ब्रॉडर आइडिया। या नो, बट इट मेक्स सेंस, द लॉजिक फिट्स, राइट। कि यार हाँ, Right. इससे नीचे जाने के लोग कहेंगे, यार किसी को भी लगेगा कि यार लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ा एवरेज आउट कर लूं, तो Right. मतलब उसके आसपास में एक इंडिकेटिव आपको लेवल मिल ही जाता है कि वो हाँ Exactly. इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी Right. वेरी गुड टू नो एंड फॉलो।
राइट। Yeah. सो अब दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने प्लॉट कर लिया, मैं वापस एक बार हटा के लगा देता हूँ ताकि मतलब नितिन और में बात करें तब शायद देखा नहीं लोगों ने। तो ये ट्रेडिंग व्यू है गाइस, यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें एक बड़ा सा होता है इंडिकेटर, मतलब एक टैब होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब हजारों इंडिकेटर्स हैं यहाँ, बहुत मतलब प्रकार प्रकार के खूब सारे, ठीक है। पर हम पॉपुलर वाले देख रहे, तो अभी हमने मूविंग एवरेज देखा, अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, जो इसका ही एक वेरिएशन होता है मूविंग एवरेज का, पर एक उससे थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड कह सकते हो और पॉपुलर भी है, तो वो हम देख रहे हैं। इसको भी मैं कलर बदल देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू वाले अगर सुन रहे हो तो थोड़ा ऐसा कलर लगाया करो रे जो दिखे यहाँ पे, मतलब ऐसा लाइट ब्लू कौन रखता है यार, दिखता भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ब्लैक कर दिया। हाँ, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, इट इज एग्जैक्टली द सेम एज मूविंग एवरेज विद वन डिफरेंस। तो ये भी वैसा ही है कि अगर जैसे 9 दिन है तो पिछले 9 दिन, फिर जब अगला दिन आ जाएगा तो पहला वाला दिन ड्रॉप करके नया वाले दिन को इंक्लूड कर लेगा, सेम है ना, वही एवरेज कि 10 दिन मतलब पूरे सबका ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 वैसा। पर कोई एक आदमी ने बोला, ठीक है, वो ऐसा होगा जिसको थोड़ा कीड़ा होगा, वैसा आदमी है ये पक्का, ठीक है, जिसको ये लगा कि यार भाई मतलब यार तुम एवरेज ले रहे हो, है ना, तो मार्केट तो अब 10 दिन से, अब स्पेसिफिकली क्रिप्टो जैसे मार्केट में 10 दिन पहले और आज की सिचुएशन में बहुत फर्क है, राइट। मतलब 10 दिन, और अगर चलो 10 तो फिर भी ठीक है, अगर आप 50 डे का एवरेज ले रहे हो, 50 MA ले रहे हो, 50 दिन का मूविंग एवरेज, या 100 दिन का ले रहे हो, तो 100 दिन में तो हमारा बुल मार्केट आके खत्म हो सकता है, समझ रहे हो, बहुत फर्क है, मतलब बदल ही जाता है मार्केट, Right. बहुत लंबा टाइम फ्रेम। नाउ द थिंग इज, तो वो कह रहा है कि यार लेकिन जब हम एवरेज कर रहे हैं तो हम तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमने सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, जैसे अगर आप 100 डेज का ले रहे हो तो आपने पूरे 100 को ऐड करके डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो आपने इक्वल वेटेज दे दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया सबको, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार जो सब अब जो कल हुआ है, यस्टरडे हुआ है, ठीक है, उसका आज के प्राइस पे ज्यादा इफेक्ट होगा ना 100 दिन पहले से, क्योंकि वो रिसेंट है, राइट। जो एक हफ्ते पहले हुआ है उसका एक महीने पहले हुई चीज से ज्यादा इंपैक्ट होगा, विच मेक्स लॉजिकल सेंस। वो कह रहा है भाई सही बात है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है वही तो असर करेगा, 100 दिन पहले तो जो ट्रेंड था उसका तो अब शायद असर कम होगा। सो किसी ने बोला कि अब मैं मैथ्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसका कैलकुलेशन तो आप देख भी रहे हो यहाँ पे हमको, अब ये जो इंडिकेटर्स है इसके, जैसे मैंने मूविंग एवरेज बताया कि 10 दिन का ऐड करके डिवाइड, वो कहीं करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, ये भले लोग ट्रेडिंग वाले कैलकुलेट करके देते हैं ना, तो अपने को सिर्फ क्या होता है वो समझना है और कैसे यूज करते हैं वो समझना है, मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो देख कैलकुलेट करके देते हैं, तो हम समझेंगे भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। पर वो क्या करता है, वो जो रिसेंट मोस्ट डेटा है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब 9 EMA जो ये जो जैसे 9 पीरियड का है, ठीक है, इसको 10 कर देते, सो फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन 9 की जगह मैं 10 कर देता हूं इसको, ठीक है, ये हमने 10 कर दिया। अभी 10 दिन का है, मतलब कि पिछले 10 दिन का एवरेज दिया हुआ है मूविंग बेसिस पे। सो 9 EMA या 9 या 10 MA, यहाँ पे 10 EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, MA मतलब मूविंग एवरेज, ठीक है, राइट। सो जो 10 EMA है उसने कल का यस्टरडे 10 अक्टूबर को 1 अक्टूबर से ज्यादा वेटेज दिया है, क्योंकि उसका कहना है कि भाई 10 अक्टूबर जो है वो ज्यादा रिसेंट है तो उसका ज्यादा असर होगा 11 अक्टूबर की प्राइस पे, वर्सेस जो मूविंग एवरेज है सिंपल, उसने इक्वल वेटेज दिया हुआ है। सो 9 जो सॉरी 9 बोल रहा हूं मैं, जबकि 10 लिख चुका हूं, 10 MA जो है, 10 EMA जो है, वो आप देखोगे कि वो जो प्राइस है उसके ज्यादा क्लोज होगा। मैं एक बार प्लॉट करके भी दिखाता हूँ, देखो, just to make it even more मतलब विजुअली, वो देखो आप, इफ यू सी, एक मिनट मैंने इसको कर देता हूँ 10 पहले, एंड आई विल चेंज द कलर टू समथिंग विच इज अगेन स्लाइटली मोर विजिबल। क्या ही कर दूं भाई, इसको रेड कर दो ना, रेड। हाँ रेड कर देते, चलो रेड कर देते, रेड भी अच्छा कलर है। देखो अब आप देखो, इफ यू सी, अब अभी तो ये कन्वर्ज हो रहा है, अभी नहीं, पर आप लास्ट कुछ दिन में देखो तो ये जो ग्रीन सॉरी रेड लाइन है वो MA है, ठीक है, वो MA है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब ये प्रेफरेंस नहीं दिया, और जो ब्लैक वाला है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल से पास, मतलब कैंडलस्टिक्स के ज्यादा पास है। देखो ये हो रहा है ना, ये जो ब्लैक वाला है, दिस इज क्लोजर टू द कैंडलस्टिक्स एज कंपेयर्ड टू द रेड वन, इजंट इट। अब ये क्यों है, क्योंकि ये रिसेंट कैंडल को ज्यादा वेटेज दे रहा है, इसलिए उसका एवरेज प्राइस को ज्यादा वो दे रहा है, तो इसलिए वो पास में चल रहा है। नाउ द आइडिया हियर इज, इसका सिंपल मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म जब आप ट्रेड करो, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड वगैरह वगैरह, तो लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पास में था तो आपको छोटे स्टॉप लॉस, छोटे एंट्रीज ये सब मिल पाते। दैट्स द होल आइडिया, ओके। ठीक है। तो
तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोर और लेस इज एब्सोल्युटली सेम, पर वो उसने 10 अक्टूबर को ज्यादा वेटेज दिया 1 अक्टूबर से, जो मूविंग एवरेज ने नहीं किया, वो कह रहा कोई भेदभाव नहीं चाहिए हमको, बस उतना फर्क है। सो यू कैन यूज ईदर ऑफ देम व्हाटएवर यू वांट। पर्सनली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लोग 20 EMA 10 EMA ये ज्यादा यूज करते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेजेस यूजुअली लॉन्ग टर्म थोड़ा ट्रेंड्स के लिए देखे जाते हैं, तो बस उतनी बात है, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले MACD पे। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इस पे हम आ गए। MACD जो है, यहां थोड़ा सा मामला मजेदार हो जाता है, ठीक है। सो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो है, इसमें भी अब मैंने EMA क्यों ले लिया वो बताऊंगा, क्योंकि ये EMA से बनता है, इसलिए मैंने EMA पहले लिया था, ठीक है। अब देखो मार्केट में आपको, जैसा मैंने शुरू में बताया था, 2 चीजें चाहिए। एक तो आपको चाहिए कि भाई डायरेक्शन, कि बढ़ेगा कि गिरेगा, और दूसरा चाहिए टाइम करना, कि भाई एंट्री कहाँ ले, हम किस प्राइस पे बाय करें, किस पे सेल करें, है ना। ये गेम पूरा इसी पे चल रहा है। सो हमें इंडिकेटर्स भी इन्हीं 2, मतलब और भी होते हैं ऑसिलेटर्स फलाना ढिमकाना, पर बहुत बेसिक तरह से बताओ तो इंडिकेटर आपको इन्हीं 2 चीजों में हेल्प करते हैं, या तो भाई कहाँ एंट्री लो, या फिर भाई किस डायरेक्शन में एंट्री लो, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बताना, सॉरी मिस आउट हो गया मेरे दिमाग से, पर जैसे अगर हम मूविंग एक्सपेंशन लगाएं एक बार, एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, तो अरे यार इनका गंदा कलर है, दिखता नहीं है, आई डोंट लाइक इट, बट ठीक है। हाँ, तो आप देखो कि इसमें एक तो ये मतलब मैथ्स भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। देखो फॉर एग्जांपल जब प्राइस बढ़ रहा था तो इसने ये भी बढ़ रहा था, EMA भी मतलब ऊपर जा रहा था, राइट। फिर जब प्राइस गिरने लगा तो ये भी नीचे आने लगा। आप सिर्फ वो ब्लैक लाइन को देखो, कैंडल्स को इग्नोर करो अभी के लिए, जो ब्लैक लाइन है ये भी नीचे आ रही है, राइट, मतलब वो स्लोप उसका नीचे है, और फिर जो ऐसे हो रहा है। सो जो EMA है वो डायरेक्शन बताता है, वो एंट्री भी बताता है एक्चुअली EMA, मतलब जैसे ये ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे, है ना, कि कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, वो भी वो बता रहा है, पर वो ब्रॉडली डायरेक्शन भी बता रहा है। अगर मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो कैंडलस्टिक्स का भी ट्रेंड, या फिर मतलब प्राइस का भी ट्रेंड ऊपर की ओर होगा, ऐसा मानते हैं। वर्सेस अगर वो नीचे आ रहा है तो उसका भी ट्रेंड, तो वो डायरेक्शन भी बता रहा है और एंट्री भी बता रहा है। तो ये भले लोग, ये दोनों बताते हैं, पर यूजुअली इंडिकेटर्स जो है, हाँ इंडिकेटर्स जो है वो दोनों में से एक बताते हैं, एक भी अच्छे से बताए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो MACD होता है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ दिस इंडिकेटर, क्या बोलते हैं इसको, देखो मेरे दिमाग से वर्ड ही स्लिप हो गया, इट्स कॉल्ड अ ट्रेंड इंडिकेटर, मतलब ये आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और ये आपको फिर, और डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि भाई मतलब बुलिश है कि मतलब उसका मतलब ये होता है कि बुलिश है कि बेयरिश, ठीक है। तो MACD जो होता है वो ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है, मतलब प्राइस ऊपर जाने की गुंजाइश है कि नीचे, ठीक है। अब इसमें 2 वो होते हैं, मैं थोड़ा इसको अभी के लिए थोड़ा बड़ा करता हूँ जस्ट सो दैट अभी मतलब समझाने के लिए, ठीक है। ये तो वॉल्यूम्स है ना? नहीं भाई, वॉल्यूम्स चलेगा ऊपर, ये अच्छा MACD वो, है। ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसमें 2 EMA यूज होते हैं, अभी हम EMA कितनी देर से बात करें, हम 2 यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा भाई ये क्या ही बता रहा, पर समझ लो यूजफुल है, क्योंकि जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर की, ठीक है, मैं एक मिनट इसका सेटिंग भी दिखाता हूँ। हाँ, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये मैंने सब कैलकुलेशन आपको मतलब ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ एक्चुअली। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको हम बोलते हैं MACD लाइन, ये हमारा मेन इंडिकेटर है। हाँ, और जो येलो ऑरेंज जो भी ये दूसरा रंग है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन, ठीक है। इन दो मूविंग एवरेजेस या इन 2 लाइंस के कॉम्बिनेशन से MACD, ये जो है, ये जो वॉल्यूम जिसको नितिन ने समझ लिया था गलती से, इसको इग्नोर करो अभी के लिए, ये ज्यादा काम का नहीं होता, मतलब शुरू में, बाद में होता है, अभी शुरू में नहीं है, बेसिक लेवल पे नहीं होता, एडवांस कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा, ठीक है। तो ये जो 2 लाइंस है इन्हीं पे है पूरा इंडिकेटर। नाउ द ब्लू लाइन इज कॉल्ड द MACD लाइन, एंड द लाइक आई सेड ऑरेंज और येलो और जो भी है ये दूसरा रंग, दैट्स कॉल्ड द सिग्नल लाइन। अब इसका कैलकुलेशन ब्रीफ, वैसे इसकी जरूरत नहीं, पर फिर भी समझ लो, आपको थोड़ा आइडिया रहे। ये जो ब्लू लाइन है इसका कैलकुलेशन थोड़ा मामला कॉम्प्लेक्स है। ये जो ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है, जो ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट है इसका 12 EMA कैलकुलेट करता है, जैसे अभी मैंने 9, 10 ये सब दिखाया, वैसे वो 12 करता है। अब वो ड्रॉ नहीं करता, वो स्मार्ट है, वो कंप्यूटर है, उसको हमारे जैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने मतलब कैलकुलेशन किया उसका, ठीक है। तो वो ये जो हमारी कैंडलस्टिक्स दिख रही है आपको, या जो प्राइस दिख रही है, कैंडलस्टिक्स दिख रही है मतलब प्राइस दिख रही है, उसका 12 EMA, 12
दिन का या 12 उसका जो भी टाइम फ्रेम है उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाय द वे एक और पॉइंट, जब हम इसको 12 बोलते हैं तो 12 दिन का होगा ऐसा जरूरी नहीं। ये जो कैंडल्स हैं ये डेली कैंडल्स है, मतलब एक दिन का एक कैंडल। देखो ये जो मतलब ये 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर ऐसा है। सो एक दिन में पूरे एक दिन का मूवमेंट बता रहा है। पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आप यहाँ जैसे ये डी बना हुआ है, आप 1 डे, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर, 1 मिनट और भी उससे भी कम जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 1 आवर पे जाओगे तो ये जो कैंडल्स हैं वो एक दिन की जगह 1 घंटे का दिखाने लगी। अब ये जैसे 6:30 से 7:30 जो भी चल रहा है वो दिखा रहा है, इसके पहले वाला 5:30 से 6:30 ऐसे दिखा रहा था, राइट। सो आप जिस अगर आप देखो, अब अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली देखोगे, अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो डेली, तो फिर क्या फायदा उसका, आप 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा ऐसा देखोगे, राइट। तो जो आप जितने देर के लिए ट्रेड करना चाहते हो उस हिसाब से टाइम, उस हिसाब से आप कैंडल देखते हो। तो कैंडल्स मतलब बेसिकली पॉइंट ये था बताने का कि डेली कैंडल मतलब एक कैंडल में एक पूरे दिन का मूवमेंट, आर्ली कैंडल ऐसे वो बदल सकता है। अब जब हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं या फिर कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं, तो जब मैं बोलता हूँ कि ये 10, हम वापस डेली पे जा रहे हैं अभी के लिए, हम जब मैं बोलता हूँ कि 10 MA है तो ये 10 कैंडल का है, 10 दिन का नहीं है। मतलब आप जब आप आर्ली चार्ट पे हो, यानी एक कैंडल 1 घंटा दिखा रही, तो पिछले 10 घंटे का एवरेज है, 10 दिन का नहीं। हर बार वो 10 ही दिन का बताएगा ऐसा नहीं करेगा, वो आपके जो आप हो उसके रिलेटिव होता है। सो आप अगर आर्ली पे देख रहे हो तो 10 आर का है, अगर आप 1 मिनट देख रहे हो तो 10 मिनट का वैसा होता है। ठीक है, सो ये जो मूविंग एवरेज जो है मतलब MACD जो है, ये जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, अभी हम डेली देख रहे हैं, तो पिछले 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करता है। ठीक है, उसमें से माइनस करता है 26 दिन का, या मतलब डेली है तो 26 दिन का मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो द मैथमेटिक्स हियर इज 12 EMA माइनस 26 EMA, और वो जो लाइन जो भी वैल्यू आती है उसको प्लॉट करता है। अरे लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, मेरे को लगा ही था। तो 12 मूविंग, आपने एक्सपेंशन मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया, उसमें से माइनस करा 26 EMA, हाँ EMA दोनों, 12 EMA माइनस 26 EMA, और उसका जो आया मतलब अगर 12 EMA मान लीजिए चलो अभी 54,000 BTC का फॉर एग्जांपल 12 EMA 54,000 है, ठीक है, और 26 EMA कुछ कम होगा, कुछ होगा, मतलब मान लो 50,000, ठीक है, तो 54 माइनस 50, और फिर उसका जो है वो वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करता जा रहा है, मतलब वो उसका रिलेटिव, मतलब $1000 में नहीं, मतलब उसका जो उसके कॉन्सिक्वेंट वैल्यूज है। मतलब जैसे अगर हमको प्लॉट करना होता चार्ट पे तो वो ऐसे प्लॉट होता, मतलब अगर इसको हम कर नहीं सकते, पर इसको अगर हम ड्रैग करें तो वो जो वैल्यू आएगी वो है। अब ये क्यों करता है, ये सिर्फ समझने के लिए करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है। 26 दिन मतलब करीब महीना भर होता है ना, ऑलमोस्ट। मतलब वो अगेन ट्रेडिंग में आप देखो स्टॉक मार्केट के हिसाब से है बने हुए इंडिकेटर्स है, वो 26 दिन चलते, मतलब 24 से 26 दिन चलते महीने में, ठीक है। तो महीने भर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 12 दिन के में से माइनस करता है, मतलब पिछले 2 हफ्ते में से अप्रोक्सीमेटली। तो वो ये बताना चाह रहा है कि पिछले 1 महीने में से पिछले 2 हफ्ते का जो रिलेटिव वो है वो कितना ज्यादा फास्ट या स्लो है, मतलब क्या ट्रेंड ऊपर जो बढ़ रहा है वो पिछले, मतलब यू आर नॉट, सो अभी तक तो हम जब मूविंग एवरेज देखते हैं तो हम पिछले 10 दिन का कंपेयर करें, अब हम कंपैरेटिव बेसिस पे कर रहे हैं, एडवांस स्टडी भाई साहब। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पिछले 1 महीने में जिस डायरेक्शन में प्राइस बढ़ रहा था उसके ओवर एंड अबव कितना ज्यादा जल्दी पिछले 2 हफ्ते में बढ़ा है। पिछले 1 महीने से तो प्राइस बढ़ ही रहा है ना, तो वो तो बढ़ ही रहा है कॉन्स्टेंटली, पर क्या पिछले 2 हफ्ते में पिछले 1 महीने के उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्या अभी प्राइस ज्यादा, मतलब शॉर्ट टर्म में क्या मुझे बड़ा मूवमेंट मिलने की उम्मीद है कि नहीं एज कंपेयर टू पिछला 1 महीना। हम एब्सोल्यूट सेंस में नहीं कह रहे, हम अब रिलेटिव सेंस में कह रहे हैं, उसका ये मैथमेटिक्स है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो जाने दो, इतना जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, और पर इसका ये लॉजिक है। दूसरी चीज जो ये जो येलो कलर की लाइन है, येलो कलर की जो लाइन है इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। ये जो MACD लाइन है इसका भी 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हो आप, लेयर पे लेयर बन रही भाई साहब। पहले प्राइस का हमने 12 EMA निकाला, उसमें से 26 माइनस करा, उसको प्लॉट करा, और फिर उसके ऊपर हमने येलो लाइन बना जो अब ये जो ब्लू लाइन है उसका 9 EMA। अब ये प्राइस से इसका कोई लेना देना नहीं बचा, हाँ प्राइस से लेना देना नहीं है येलो लाइन का या ऑरेंज लाइन जो भी कलर है। अब ये इस ब्लू लाइन का 9 EMA, 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल एवरेज,
ठीक है, अब वो छोड़ो क्यों कैलकुलेट करा, वो फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये समझो, व्हेनेवर द ब्लू लाइन, अब इसका मैं यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। जब भी ब्लू लाइन येलो लाइन या ऑरेंज लाइन के ऊपर क्रॉस करती, मतलब इसको हम बोलते हैं कि एमईसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस कर दिया, जैसा यहां हुआ, ये देखो यहां पे हुआ, राइट, कि भाई ये ब्लू लाइन पहले नीचे चल रही थी, ये ऑरेंज लाइन ऊपर चल रही थी या येलो लाइन जो भी, अब ये क्रॉस कर गई यहाँ पे, ठीक है, मतलब ब्लू लाइन ऊपर चली गई, येलो भाई पीछे रह गए, ठीक है, वो नीचे रह गए। तो जब ये क्रॉस ओवर हुआ तो हम इसको बोलते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है, मतलब कि यहां से प्राइस का बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस है। तो यहाँ पे यूजुअली ट्रेडिशनली लोग बाय करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो ये जो हमने अलग अलग निकाले, उसमें जब क्रॉसओवर आए तो हम उसको करते हैं कि ब्लू लाइन ने जब ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस किया, जो यहाँ पे हुआ, राइट, नीचे से आई ऊपर चली गई, तब हम इसको एक बुलिश चीज मानते हैं। यहाँ पे लोग मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और इसका ठीक उल्टा ये होता है, जब उल्टा कि ये ब्लू लाइन ऊपर थी, ऑरेंज लाइन नीचे थी, जब नीचे चली गई प्राइस, मतलब ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस कर गई नीचे चली गई, तो हम इसको बेरिश मानते हैं या सेलिंग करते हैं, सिंपल। सो ब्लू लाइन अगर ऊपर हो तो बुलिश है मामला, अगर ऑरेंज लाइन ऊपर हो तो बेरिश है मामला, ठीक है। और अगर ब्लू, और फिर देखो ये भी भले लोग है ना, ट्रेंड भी बता रहे हैं और कहाँ एंट्री करो वो भी बता रहे हैं। ये मूविंग एवरेजेस से जो डिराइव्ड होते हैं उनसे आप दोनों चीजें पता कर सकते हो, चार्ट पे भी जब प्लॉट किया और ये भी, है ना। तो अगर मतलब डायरेक्शन भी बता रहा है और एंट्री कहाँ लो वो भी बता रहा है, टाइमिंग भी बता रहा है। तो ब्लू लाइन अगर ऊपर है और रेड उसके, मतलब मैं उल्टा बता रहा हूँ, ये ब्लू ऊपर है और अगर ऑरेंज उसके नीचे है तो बेरिश है, और अगर ऑरेंज ऊपर है और ब्लू नीचे है तो मतलब वैसा है, मतलब ऑरेंज ऊपर होने का मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है, बेरिश ब्लू है, ऊपर होने का मतलब है कि हाँ बुलिश है, बुलिश सॉरी है। मैंने पहले हाँ। हाँ। और जब क्रॉस ओवर हो दोनों में तो वो ट्रेडिंग का आपका अपॉर्चुनिटी बन सकता है वहां, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं बस क्रॉसओवर जैसे अभी 30th को हुआ था। ये हाँ। हाँ, सो अब ये बुलिश क्रॉसओवर है कि ब्लू लाइन नीचे से आई, ऑरेंज के ऊपर चली गई, ये बुलिश हो गया मामला। और ये ठीक उसका उल्टा कि ये भाई वाला हाँ, कि ये ब्लू ऊपर से आके और नीचे चली गई ऑरेंज के, तो ये बेरिश मामला। इससे बेटर इसके नेक्स्ट वाला होगा ना, क्योंकि ये तो काफी मतलब स्लो। हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, देखो आपने स्पॉट कर लिया, ये देखो हाँ, इससे बेटर है ये वाला, ये वाला। यहाँ पे हाँ, देखो सेलिंग आई भी है, राइट। राइट एग्जैक्टली Right. तभी। सो दैट इज व्हाट इज, सो मतलब अब वो थोड़े नुआंसेस है, वो मैं नहीं मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, पर सिंपल मामला है कि ब्लू अगर नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए तो आपको बाइंग मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर ब्लू Right. ऊपर से नीचे आए तो सेलिंग। दिस इज एमएसीडी, दिस इज प्योरली यूज्ड फॉर, एक तो की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए और दूसरा की एंट्री, तो ये एंट्री भी बता दी, ठीक है। अब लास्ट हम फटाक से देख लेते हैं आरएसआई। आरएसआई इज अ प्योरली अ मोमेंटम इंडिकेटर, मतलब कि ये बताता है कि कितना स्ट्रांग है प्राइस, बस। ये एंट्री के बारे में ज्यादा मतलब आप कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं, पर ये ज्यादा नहीं बताता, मतलब इसका कहना है ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए जीवन में। तो ये सिर्फ ये बताता है कि भाई एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट दिस इज द अ वेरी पॉपुलर इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग द ओवरबॉट ओवरसोल्ड। आपने सुना होगा है ना, कि भाई ओवरबॉट ओवरसोल्ड, मार्केट यार बहुत ओवरबॉट है यार, ये तो अब भाई गिरेगा, है ना, या ओवरसोल्ड है, ये यहीं से ज्ञान लेते हैं लोग, ठीक है। हाँ ये यही का ज्ञान। तो इसका इसका सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब इसका कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत मतलब ये पछड़ा हो जाएगा दिमाग में, तो जानने की जरूरत नहीं। पर ये 0 से 100 के बीच में होता है, इतना समझ लो। ये जो इंडिकेटर होता है ये 0 से 100 के बीच में होता है। अच्छा संदेश, ये हाँ? ऐसे मतलब इंडिकेटर्स में ख्याल से बाइनेंस और कुछ कुछ एक्सचेंजेस पे भी है, हाँ तो बिल्कुल, वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ही देते हैं बिल्कुल या फिर बिल्कुल वो भी एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू के एपीआई यूज करते हैं अच्छा, ज्यादातर। तो आप वहां ओके, पे जब बाइनेंस पे या किसी भी कोई भी एक्सचेंज पे इनफैक्ट जहाँ पे इंडिकेटर्स अवेलेबल है वो बिल्कुल सेम है। हम यहाँ क्योंकि हम मतलब हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ चार्ट कर रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं। आप जब किसी एक्सचेंज पे देखोगे सेम यही वहां पे सब एक्जैक्टली मिलता है, मतलब कलर वलर अलग होंगे पर मिल जाएगा। या तो हाँ मैं इसलिए पूछा था ताकि हमारे व्यूअर्स को भी ना इशू नहीं होगा। तो यानी हाँ आप while Sundesh is explaining the formulation behind it, it's not actually हाँ important to आपको understand it. एग्जैक्टली हाँ, मतलब आप चाहो तो मतलब ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये क्योंकि हम ट्रेड नहीं कर रहे इसलिए यहाँ कर रहे हैं। आप चाहो तो सीधा एक्सचेंज पे तुरंत ही स्टडी करके तुरंत ही ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली, राइट। तो हम नहीं कर रहे इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये देखो आप यहाँ लेफ्ट में देखोगे, नहीं लेफ्ट तो आपका राइट होगा, सॉरी। ये यहाँ पे
तो ये सॉरी माय बैड, ये जो यहाँ पे राइट में है ये 28, 32, 36 दिख रहा है, ये RSI के लेवल्स हैं। तो RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके नाम में स्ट्रेंथ है, आप देखो तो ये बता रहा है कि मार्केट कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है ना। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब क्या, ओवरबॉट मतलब यार बहुत ही ज्यादा मतलब खरीद लिया लोगों ने, अब थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, मतलब वीकनेस आ सकती है, तो स्ट्रेंथ कम हो रही है। या फिर उल्टा, अगर ओवरसोल्ड है तो यार अब थोड़ा बाइंग आ सकती है, वैसा, ठीक है। तो ये 0 से 100 के बीच में होता है, इसके बीच में। अब ये यहाँ पे 28 और अगर जूम आउट करो तो देखो, मतलब होता तो और भी माइनस में भी है, पर वहां जाती नहीं प्राइस एक्चुअली, कभी जाना भी नहीं चाहिए होपफुली। और हाँ, और 0 से, हाँ भाई कभी नहीं जाना चाहिए, और 0 से 100 के बीच में यूजुअली ट्रेड होता है, मतलब, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, 30 और 70। 30 वाला जो लेवल होता है, जो इनने मार्क भी कर रखे भले लोग, फिर से ये देखो, यहाँ पे इनने ये जो डॉटेड लाइन मार्क करी है, ये 30 की लाइन है, और जो ऊपर डॉटेड लाइन मार्क करी है, ये 70 की लाइन, ठीक है। सो 30 के नीचे जब ये चला जाता है तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड है, मतलब यार बहुत ही ज्यादा हो गया है भाई, अब थोड़ा बाउंस आ सकता है। सो 30 के नीचे जब चला जाता है उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं, और जब ये 70 के ऊपर चला जाता है, जो कि अभी जा रहा है, वाह अमेजिंग, तो ये ओवरबॉट बोलते हैं उसको, मतलब कि यार बहुत ज्यादा हो चुका है, अब थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, चांसेस। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे को नहीं पता BTC का प्राइस भी कहाँ है, इनफैक्ट ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद आएगा कि, मैं सिर्फ न्यूज बता रहा हूँ कि RSI कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ ओवरबॉट लग रहा है, ऐसा RSI का कहना, मेरा नहीं, ठीक है। यार तो सुनेश, just out of curiosity, कभी 100 के पास गया है BTC? Can you like zoom out a bit? what ओ do you भाई think? साहब, 100 ओ भाई नहीं जाता, साहब, बट 90 तक जाता है। हाँ वही हाँ 100 90 के तक, पास कह रहा हूँ मैं, बट या हाँ क्लियरली ये से, देखो ओ भाई साहब, 90 जाता है। 88, 89, या राइट। दिस टाइम जब दिसंबर 2017 में 93 चला गया बूम था, आया जब था। $20,000 तक गया था। सो द थिंग इज, दिस इज नॉट, बाय द वे, दिस इज नॉट। अब एक और मजेदार बात, इसको थोड़ा मेरे को मजा आता है जब लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आता, फिर इसको ब्रेक डाउन करने में मजा आता है। इसमें दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये रिलेटिव है, इसका या नाम ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो 93, मतलब अब आप सोचोगे कि भाई जब 2017 में जब प्राइस BTC का $20,000 पे गया था, तब ये अगर 93 चला गया था, और अभी तो प्राइस $56,000 पे है, तो भी ये 70 के ही पास कैसे, ये तो 90 के बहुत ऊपर होना चाहिए, है ना, आपको लग सकता है। पर वो प्राइस का और इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द रीसेंट प्राइस मूवमेंट, मतलब पिछले कुछ दिनों के प्राइस के हिसाब से कितना ज्यादा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, समझ रहे हो। नहीं तो ऐसे तो फिर अगर हर ऑल टाइम हाई पे 200, 500 होता चला जाएगा, ऐसे तो क्या फिर मतलब, राइट। टू मेंटेन इट विद 100 इट्स रिलेटिव टू द रीसेंट प्राइस मूवमेंट, कि पिछले कुछ दिनों के जो भी टाइम फ्रेम है, जैसे यहाँ पे 14 डेज का है, यहाँ पे 14 डेज का होता है, मतलब देखो 14 लेंथ है यहाँ पे कैलकुलेशन। तो पिछले 14 दिन के हिसाब से ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, और 14 दिन मतलब हम डेली चार्ट देख रहे हैं, अगेन अगर आप आर्ली चार्ट देखोगे 14 घंटे, तो उस हिसाब से ओवर, हाँ कैंडल्स मतलब, तो उस हिसाब से ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, वैसा। नहीं तो क्योंकि अब 93 अगर $20,000 पे, तो 56,000 पे तो भाई बहुत ऊपर होना चाहिए, 200-300 कहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट डजंट वर्क, इट्स रिलेटिव टू पिछले जो, जैसे यहाँ 14 कैंडल्स देख रहे हैं, 14 कैंडल के हिसाब से ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है, पिछले 14 टाइम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस पे है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका सिंपल यूज ये होता है कि 70 क्रॉस कर जाए तो लोग प्रॉफिट्स वगैरह बुक करने लगते हैं काफी बार, राइट। 30 के नीचे चला जाए तो लोग सोचते कि अरे बहुत सेलिंग हो गई, थोड़ा बाय वगैरह करते, वैसा होता है। और दूसरा इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमारे लिए यूज है, वो ये कि 70 क्रॉस करे ना तो उसको एक एग्जॉशन मूव बोलते हैं, कि 70 क्रॉस होने के बाद नीचे तो आएगा कभी ना कभी, बट 70 के पास इतना ज्यादा बाइंग हो रहा है, मतलब आप सोच रहे हो ना, अगर कोई प्राइस अगर ये लेवल 50 से 70 गया है, तो बाइंग आके गया होगा ना, ऑब्वियसली बढ़ाता भी होगा। सो अब ये सोचो कि 50 से 70 अगर गया तो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा, और 70 क्रॉस हो गया तो और भी ज्यादा बाइंग आएगा, तभी तो 70। तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, शॉर्ट टर्म एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। देखो एक कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, कि भाई बाकी सब लोग शायद प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि भले ही वो गिरेगा अल्टीमेटली, वो अलग बात है, छोटे टाइम मतलब शायद इंट्राडे में या कहीं एक हमें बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, बड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बाइंग आ चुकी है, तो उसका एक एग्जॉस्ट होगा, मतलब एक फटेगा थोड़े टाइम के, वो हम मूव कैच कर सकते हैं। तो उसके लिए भी तो RSI के मल्टीपल यूजेस है, एक तो आप प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, स्कैल्पिंग वगैरह के लिए, या फिर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। So that is RSI का मैच मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, बट दैट्स व्हाट इट इज। ये आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ नहीं, उसके लिए यूज कर सकते हो। So that is RSI. So इसमें भी 30 और 70 are the most हाँ, like 30 and important 70 लेवल्स वो कैलकुलेट करके वो ऑलरेडी मार्क करके देते भले लोग हमारे ट्रेडिंग व्यू वाले। So that is that. I think we have covered the 4 most important जो क्या बोलते हैं उसको
इंडिकेटर्स हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अगली बार जब हम आएंगे तो हम कैंडलस्टिक्स के बारे में डिटेल में थोड़ा और बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये नहीं बताया कि भाई ये होता क्या है, ये अलग Right. अलग दिख रहे हैं वो सब, राइट? Yeah. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर आई थिंक नेक्स्ट टाइम। Perfect. So thank you so much Sumnesh for the first episode, और हम अभी मिलेंगे अगले एपिसोड में। Right. अभी बिटकॉइन बढ़ रहा है, अच्छा खासा वो लेवल क्रॉस करने वाला है, तो विल सी हाँ। अगले एपिसोड में क्या होता है बिटकॉइन के साथ। तो दिस विल Right. कीप अस, मेरे को तो ये ग्लूड रखेगा। ऑलराइट, और- सी यू गाइस। और गाइस, अगर तुम लोग जब भी देख रहे हो ये वीडियो तो हमें बताओ कि बिटकॉइन का क्या प्राइस चल रहा है, या फिर तुम्हारे कौन से हाँ। फेवरेट पॉइंट्स है, क्योंकि हम उसके भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स निकालते रहते हैं। अब आप पूछोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो इसके लिए आप चैनल को अगले हफ्ते सब्सक्राइब कर मिलेंगे। लेना, वो बेल आइकन वगैरह दबा देना, ताकि आपको सारी वीडियोस आती रहे, नोटिफिकेशंस आती रहे, और आपको पता चलता रहे कि और क्या क्या है इसमें सीखने का। लाइक दिस इज जस्ट द टिप ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज के एपिसोड में आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा है क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, और आप अपने अपने साइड पे इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो मेक श्योर दैट जब ये रिलीज हो, और अगर रिलीज हो चुका है तो आप इस एपिसोड को देखें एंड यू ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। I want to thank Sumnesh for helping us build this series, and I want to thank our sponsor Sentinel for helping us bring this series to our audience. अब अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबा दो, ताकि यू नेवर मिस अनदर वीडियो दैट वी अपलोड। एंड अगर ये वीडियो ही अच्छा लगा तो इसको लाइक मार दो, और अगर आप चाहते हो कि हम कोई और चीज डिस्कस करें तो उसे हमें कमेंट्स में बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, बाय बाय।